साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ठीक है जी। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सीटेट के अंदर जो है ना, टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 1 to 5 में, और 6 to 8 में भी 150 ही पूछे जाते हैं। 1 to 5 में अगर मैं बात करूं साथियों, तो अगर आप लैंग्वेज पेपर लेते हैं, कौन सा पेपर लेते हैं, लैंग्वेज यानी L1 लेंगे, तो इसको जो है वो 30 नंबर का पूछा जाएगा। और L2 यानी लैंग्वेज 2, दो लैंग्वेज आपको लेना पड़ता है, ये 30 नंबर का, यानी दोनों मिलाकर आपको 60 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। अब लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लीजिएगा, तो लैंग्वेज 2 इंग्लिश, चाहे फिर आप उर्दू, जितने भी साथियों रीजनल लैंग्वेज है उसको आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना। जो भी लैंग्वेज आप चाहें, इंग्लिश, उर्दू, उर्दू हिंदी, जो भी चाहे, मराठी, गुजराती जी, मलयालम जी, तो जो जबान आप चाहें वो ले सकते हैं। ये 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 60 नंबर आपको मिलेगा इसमें। और तो 90 नंबर का रहेगा, उसमें साथियों आपको सीडीपी, ठीक है ना, ये रहेगा आपका 30 नंबर का। इसी तरह आपका रहेगा ईवीएस, ये रहेगा आपका 30 नंबर का। उसके बाद आपका रहेगा मैथ, 1 to 5 के लिए बोल रहा हूं, ये रहेगा आपका 30 नंबर का। तो इस तीनों को मिलाइएगा तो ये आपका रहेगा 90 नंबर। कितने नंबर का रहेगा, 90। और 90 और 60 दोनों को जोड़िएगा तो 150। 150 क्वेश्चन 150 का आपको पूछा जाएगा जी। अगर आप जनरल से हैं तो आपको पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो 90 नंबर पर आपका पास होगा। अगर आप साथियों ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाना होगा, यानी 83 पर आप क्वालिफाई हैं। ठीक है ना, 55%। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब रहा सवाल कि जीएस ऑनलाइन से कौन कौन से सब्जेक्ट आपके तैयारी हो जाएंगे। तो जीएस ऑनलाइन से साथियों ये जो है ना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का आप 1 to 5 6 to 8 के लिए हूं, जिसके लिए भी आपने फॉर्म भरा है, उर्दू प्लस हिंदी की तैयारी आपको यहां से हो जाएगी। बाकी और सब्जेक्ट के लिए आपको कहीं और से तैयारी करनी होगी। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। चले शुरू करें साथियों। बहुत शानदार। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। देखिए, चूंकि साथियों पेडागोजी है ना, थोड़ा सा आपको अटपटांग लगता है, और आज जो है ना ये आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट क्लास है, और ये थ्योरी बेस्ड क्लास है, तो इसमें जो है ना आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बनता है। आज हम सिर्फ थ्योरी देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव कल कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जबान की आमोजिश और इक्तिसाब। जबान की आमोजिश और इक्तिसाब ये सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है ना। जितने भी लैंग्वेज पेपर पढ़िएगा ना, तो आपको हर सबका चैप्टर साथियों उसी तरह पहला चैप्टर यही होगा। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था अधिगम अर्जन, इसी तरह उर्दू में है आमोजिश और इक्तिसाब। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ अल्फाज हैं, लुगत है, इसको अगर आप याद कर लेंगे तो हिंदी उर्दू सब में आपको यह काम आएगा। देखिए, एक लफ्ज है साथियों आमोजिश। आमोजिश को हिंदी में बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं, अधिगम। अधिगम का मतलब हुआ कि आप जिसके लिए मेहनत करना पड़े, जिसके लिए कठिनाई बर्दाश्त करना हो, वो होता है अधिगम। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू है, फारसी है, संस्कृत है, ये सब जो सीखते हैं ये क्या होता है, अधिगम होता है। ये क्या होता है, अधिगम। यानी अधिगम यानी आमोजिश, यानी आमोजिश में क्या होती है साथियों, मेहनत करना पड़ता है। यानी अधिगम क्या है, प्रयासपूर्ण है। हिंदी में पढ़ाया हूं ना, तो इसीलिए बोलेंगे कि आमोजिश किसकी होती है, दूसरी जबान की। एक होती है पहली जबान, एक होता है दूसरी जबान। पहली जबान बोलते हैं मादरी जबान को, और दूसरी जबान बोलते हैं वो जबान जिसको आप सीखना चाहते हैं। तो दूसरी जबान की आमोजिश होती है और पहली जबान की आमोजिश नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला आपका है एक लफ्ज है इक्तिसाब या फिर तहसील। दोनों का माना होता है अर्जन। यानी इक्तिसाब या तहसील, इसी को हिंदी में बोलते हैं अर्जन। मतलब यह हुआ इसका कि वो चीज जिसके लिए आपको मेहनत न करना पड़े, जो ऑटोमेटिकली फितरी तौर पर आ जाए, स्वाभाविक तौर पर आ जाए। जैसे आप जिस घर में पैदा हुए हैं वहां की मादरी जबान जो है उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इक्तिसाब और
तहसील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्तिसाब और तहसील कहलाएगा। ठीक है ना। तो मादरी जबान इक्तिसाब और तहसील यानी अर्जन होता है, और जबकि साथियों आप दूसरी जबान के आमोजिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक लफ्ज है साथियों इल्मे तदरीस। इल्मे तदरीस को हिंदी में बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। क्या बोलते हैं? शिक्षण शास्त्र यानी पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका। उसके बाद एक लफ्ज है माहिर लिसानियात। माहिर लिसानियात को हिंदी में बोलते हैं भाषा विशेषज्ञ। क्या बोलते हैं? भाषा विशेषज्ञ। और एक लफ्ज है इल्मे लिसानियात। इल्मे लिसानियात का हिंदी होता है भाषा विज्ञान। ठीक है। और एक लफ्ज है साथियों आवाजों की जबान। आवाजों की जबान, इसको बोलते हैं ध्वनियों की जबान। किसकी बोलती है? ध्वनियों की जबान। ठीक है। ये उसके बाद आगे है तरसील। एक लफ्ज है उर्दू का लफ्ज है तरसील, के माने होते हैं संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। देखिए कितनी दिक्कत होती अगर साथियों हम लोगों के दरमियान कोई भाषा ना होता। समझ लीजिए, तब हम लोग तो छाव 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 बोल के सब क्या करते, सब चीज बर्बाद कर देते। लेकिन साथियों हम लोगों के दरमियान एक कम्युनिकेट यानी एक माध्यम, एक जरिया जो है वो क्या है? भाषा है यानी जबान है। क्या है? जबान है। इसके जरिया हम लोग अपने संप्रेषण, अपने क्या करते साथियों ख्यालात को, इजहार को हम दूसरे के सामने इजहार करते, अभिव्यक्त करते। नहीं तो ये भाषा क्या है? ये एक तरसील का माध्यम है, जरिया है। उसी को बोलते हैं संप्रेषण, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है जी। और उसके बाद आगे है तदरीस। तदरीस का हिंदी होता है शिक्षण और अध्यापन। ठीक है। एक लफ्ज है साथियों तिफले मरकूज, जिसका माना होता है बाल केंद्रित विधियां। याद रखिएगा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक आएगा आपको एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। इसमें साथियों इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी जो तालीम होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए यानी तिफले मरकूज। तिफले मरकूज का मतलब यह है कि हम सिलेबस को जो तैयार करेंगे या बच्चे को जो पढ़ाएंगे वो बच्चे के उम्र, बच्चे के ज़हन को मद्देनजर रखते हुए, उसका ख्याल करते हुए। मान लीजिए कि साथियों स्कूल में हमें छुट्टी देना है, तो क्या सर्दी के मौसम में बच्चे कब आएंगे, गर्मी में कब आएंगे, ऐसा तो नहीं है टीचर के अनुसार, नहीं, बच्चे के मद्देनजर हमें सब चीज करना है। तो वही होता है तिफले मरकूज। एक लफ्ज आएगा आपको इर्तिका। इर्तिका का मतलब होता है हिंदी में विकास। और एक इशारों की जबान। इशारों की जबान को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। और एक लफ्ज है अलामतों की जबान, इसको बोलते हैं प्रतीकों की भाषा। अलामतों की जबान का मतलब होता है प्रतीकों की भाषा। जैसे साथियों आप देखते होंगे, आप गाड़ी पे चलिए, रोड पर चलते हैं, नेशनल हाईवे पर, तो कहीं पर आपको इस तरह का तीर बना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप सीधा रास्ता है, सीधा जाइए। और कहीं पर आप देखते हैं इस तरह का तीर बना होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आगे जाकर मोड़ है। ठीक है ना जी। और कहीं पर आप देखेंगे साथियों इस तरह का गोल होता है, मतलब आगे जाके थोड़ा सा टर्निंग है। नहीं तो आप कहीं पर जाइएगा तो रोड पर इस तरह का बना होगा, तो इससे क्या पता चलता है कि आगे थोड़ा सा चलने के बाद क्या है, ये चौराहा है। तो ये सब क्या है? ये प्रतीक की जबान है जी। ये जबान बोलती तो बोली नहीं ना जाती है जी, ये इशारी जबान तो नहीं है, ये प्रतीक की जबान है। और एक साथियों आपका एक लफ्ज आता है सामाजी तामुलात। क्या? सामाजी तामुलात। सामाजी तामुलात का मतलब होता है क्या साथियों? सामाजिक संपर्क। क्या होता है? सामाजिक संपर्क। क्या साथियों? सामाजिक संपर्क। आपस में बिल्कुल भी बात न कीजिए, मैं इसको कतई पसंद नहीं करता। ठीक है। तो यहां तक बताएं, आपको जितनी बात मैं बताया हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? एक बार कमेंट करके बताइए। वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, बहुत कम तादाद है आप लोगों की लाइक की। देखिए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जबान क्या है। जबान को हिंदी में बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं साथियों? भाषा। पहले जानते हैं जबान क्या है। जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है। अब पहले तो एक बात जान लीजिए कि बोली किसको बोलते हैं, जबान किसको बोलते हैं जी। एक लफ्ज है साथियों बोली और एक होता है जबान। बोली का और जबान में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। देखिए इस दुनिया के अंदर आप सोचिए, जो सबसे पहला इंसान पैदा हुआ होगा, उसके बाद जैसे जैसे दुनिया साथियों बढ़ती गई और तादाद बढ़ती गई, इंसान के जरूरियात बढ़ते गए, तो उसके बाद ना साथियों बोली आई है, उसके बाद ना जबान आई है। ये जो बोली है ना, बोली, इसकी जो दायरा होता है वो एक सीमित दायरा है, यानी इसका दायरा छोटा होता है। यानी इसको किसी इलाके, किसी खित्ते के लोग बोलते हैं बोली को। और जब इसको बहुत
दूर यानी वसी दायरा में यानी बहुत ज्यादा लोग बोलने लगते हैं तो ये साथियों एक मेयारी रूप ले लेता है, यानी एक साथियों मानक रूप लेता है। तो फिर इसके कुछ कवानीन, कुछ उसूल तैयार होते हैं, तब वो हो जाता है जबान। तो यहां पर एक बात याद रखिए कि बोली का दायरा छोटा होता है, जबान का दायरा क्या होता है, वसीअ होता है। जी, जबान के अंदर क्या होता है साथियों, कवायद पाए जाएंगे, जबकि बोली में कवायद ग्रामर नहीं पाया जाएगा। जबान में उसूल पाए जाएंगे, जबकि बोली में उसूल नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये साथियों जबान और बोली में फर्क है। ठीक है, जैसे देखिए हिंदुस्तान की साथियों जबान में लीजिएगा तो आपका क्या आएगा, जे जबान के अंदर हिंदी आएगा, उर्दू आएगा नहीं। और कोई बोल दे के साथियों हमारी अपनी गांव की जो जबान है वो भी जबान नहीं, वो बोली है आपकी, चूंकि ना उसका कोई कवायद का किताब है नहीं कुछ है। चलिए देखते हैं जी। जी ध्यान दीजिएगा, जबान क्या है, जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता है। क्या कहलाता है, जबान का मुताला इल्मे लिसानियात। जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात व तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम जबान है। अब इसमें कुछ अल्फाज दिए गए। देखिए हमारे मन में कोई बात चल रही है, हम साथियों कैसे किसी से बताएंगे, कैसे बताएंगे, दिल में सोचेंगे कि अरे हमको अगला से कुछ मांगना है तो कहेंगे कि मैं भूखा हूं, गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप मदद कर दीजिए। मैंने जो ये एक्सप्रेशन निकाला, मैंने जो अपने तजर्बात, अपने ख्यालात, अपने जज्बात जो अगले से साथियों शेयर किया, तो किस चीज से किया, तो बीच में जो है ना एक माध्यम बना, एक जरिया बना। वो क्या बना साथियों, वही जबान कहलाता है, जो बीच में माध्यम और जरिया बनता है। तो गोया के जबान ये क्या करता है, एक माध्यम, एक जरिया का काम करता है, यानी बीच में दो व्यक्ति विशेष के बीच में कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, जबान करता है। तो बात आपको समझ में आ गई कि जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात और तजर्बात को लफ्जों के साचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम क्या है, जबान है। उसके बाद आगे देखिए, जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात की तरसील का वसीला है। तरसील का मतलब होता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, और वसीला का मतलब होता है जरिया। क्या होता है, जरिया। मतलब यह है कि आप जो चीज सोच रहे हैं उसको अगले तक पहुंचाने का जो वास्ता होगा ना, वो आपको जबानी होगा। ठीक है, समाजी तामुलात का नतीजा है जबान। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता है। ये तो अभी मैंने बता दिया। अब देखिए जबान की पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ नजरियात पेश किए गए। जबान के पैदाइश के मुतालिक कुछ नजरियात हैं, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी जोर के मुताबिक जबान की वाज़ेह तारीफ इन अल्फाज में की जा सकती है। यानी डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी जोर ने जबान की तारीफ की है कि जबान इंसानी ख्यालात और एहसासात की पैदा की हुई उन तमाम उज़वी और जिस्मानी हरकतों और इशारों का नाम है जिनमें ज्यादातर कुव्वते गोयाई शामिल है और जिनको एक दूसरा इंसान समझ सकता है और जिस वक्त चाहे अपने इरादे से दोहरा सकता। डॉक्टर मुहियुद्दीन कादरी जोर ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि आप तमाम ख्यालात और एहसासात की पैदा की हुई उन तमाम उज़वी जिस्मानी हरकतों और इशारों का नाम जबान है। मतलब मान लीजिए कि हमको अगला को क्या करना है, गुस्सा करना है, हमने साथियों आंख निकाला, तो ये जबान होगा कि नहीं। कहा यह जा रहा है कि हम जो आंख निकाल रहे हैं तो जिस्मानी हरकत कर रहे हैं ना साथियों। किसी को हमने कहा ऐसे किया, क्या मतलब, खामोश हो जाओ। किसी को हमने कहा ये क्या है, बोल तो नहीं ना रहे हैं, ये भी आपका एक तरह का जबान है साथियों, ये भी क्या है, जबान है। कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो बगल में हमने उसको चींटी काटा कस के, वो भी क्या है, जबान है। अच्छा, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, खड़े हो गए, हम मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं, ये भी जबान है। तो मुंह से बोलने का नाम कुव्वते गोयाई है और ये ज्यादा इस्तेमाल है बरअक्स साथियों किसके, जिस्मानी हरकत के। बात समझ में आ गई। तो वो भी जबान है, ये भी जबान है, दोनों का नाम जबान है। ठीक है ना। चूंकि जबान बोलते ही है उस चीज को जिससे आप अपने ख्यालात जज्बात दूसरे तक पहुंचा सकें। जी, अपने ख्यालात जज्बात दूसरे तक पहुंचा सके, उसी का नाम जबान है। हम गुस्सा हो रहे हैं, हमने आंख निकाला, तो अपने जज्बात को आप तक मैंने पहुंचा दिया, तो ये भी आपका एक तरह का क्या है, जबान है।
ये डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर ने कहा है जे। अब उसके बाद आगे चलते, फिर आपस में बात न करें ना, अरे मजा से लेकर पढ़िए। चलिए अगला है साथियों, सैयद एहतिशाम हुसैन ने हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका में लिखा, ये एक किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। ये बताना तो मुश्किल है कि जबान किसे कहते हैं, यानी इनके मुताबिक ये कि जबान किसे कहते हैं ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ समझने के लिए कहा जा सकता है कि जबान आवाज़ों के एक ऐसे मजमूए का नाम है जिसे इंसान अपना ख्याल दूसरों पर जाहिर करने के लिए इरादतन निकालता है। यानी ये कह रहे हैं कि जबान जो है वो आवाज़ों के मजमूए का नाम है जिसको इंसान इरादा के तौर पर किसी को साथियों क्या करते हैं, निकालता है, ये कह रहे हैं। अब उसके बाद प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, इनके मुताबिक है कि जबान आवाजों और लफ्जों का मजमुआ है। यानी ये कह रहे हैं कि इशारों की जबान नहीं बल्कि जबान जो है आवाज और लफ्जों का मजमुआ है। इनके नजदीक जबान बामाना आवाजों और लफ्जों के उस मजमुआ को कहते हैं जिसमें इंसान अपने ख्यालात और एहसासात और जज्बात को जरूरत के मुताबिक दूसरों तक पहुंचाता है और वो बेमाना या लग़्व नहीं हो पाता। यानी प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का मानना है कि जबान जो है वो आवाज और लफ्जों का मजमुआ है। किनका मानना है ये साथियों? प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का, ठीक है ना जी। उसके बाद आगे है, देखिए आगे स्टार पॉइंट देखिए, मैंने बोला ना प्ले लिस्ट क्या है, ये सारा आपको ग्रुप में मिलेगा। मैंने पहले ही बोल दिया ना, एक एक बात को फिर बार बार आप रिपीट ना करें। जबान की पैदाइश कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, इस पर मुख्तलिफ माहिर लिसानियात के अपने अपने नजरिए हैं, मगर एक बात साफ है कि कोई भी बच्चा अपने मां के पेट से जबान सीखकर पैदा नहीं होता। यानी ये कहना कि जबान कहां पैदा हुई, कब पैदा हुई, देखिए आप लोग आजकल यूट्यूब का दुनिया है, कभी साथियों आप जो है ना जे अफ्रीका वगैरह में जो लोग जाते हैं ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो उनको देखिएगा, वहां लोग हंटिंग करते हैं यानी शिकार करते हैं। और साइंसदानों का मानना है कि इंसान जो है ना वो पहले बंदर था, लेकिन हम ईमान वालों का तो ये मानना है नहीं। उसके बाद वो हंटिंग करते करते उसका मुख्तलिफ रूप आया, उसके बाद वो इंसानी शक्ल में आया। तो कहा जाता है कि इंसान सबसे पहले इस धरती में जहां पाया गया वो अफ्रीका में पाया गया, इसीलिए टूरिस्ट लोग वहां पर बहुत घूमने जाते हैं। लेकिन वहां की जो जबान है साथियों वो बांतू कहलाती है, शायद वो सिर्फ बोली है, वो जबान नहीं है, यानी उसका कोई लिखित रूप नहीं आता, इसीलिए वहां की जबान को कोई जल्दी सीख नहीं पाता। बात समझ में आ रही है आपको जी? तो अब ये कहना कि जबान, अब देखिए साथियों उनकी जबान को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए कि साथियों ऐसी बात मान लीजिए कि हम लोग 20 आदमी जो है ना अफ्रीका से उठकर आ गए इंडिया, अफ्रीका से उठकर इंडिया आ गए। अब इंडिया में हमने देखा गिलास, वो लोग तो जंगल में रहते हैं, गिलास क्या जानने गए। हम लोगों ने साथियों देखा यहाँ पे रिमोट, हमने देखा यहाँ पर एसी, हमने देखा मोबाइल, हमने देखा कंप्यूटर, हमने ये अलग नजारा देख लिया। तो अब पता है इन तमाम चीजों को कम्युनिट निशानदेही लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना होगा ना नाम, कुछ ना कुछ तो नाम रखना होगा ना, वरना फिर कैसे हु करके किसको किसको पुकारिएगा। तो पता ये चलता है कि साथियों जो दुनिया में इंसान आया अपने अपने जरूरियात के अनुसार उन्होंने चीजों का नाम रखा और उसी चीज से उसको पुकारने लगा और उसी को नाम क्या होता है? जबान कहलाता है। तो जबान की पैदाइश कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, इस पर मुख्तलिफ माहिर लिसानियात के अपने अपने नजरिए हैं, मगर एक बात साफ है कि कोई भी बच्चा अपने मां के पेट से जबान सीखकर पैदा नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि मां के पेट से आया वो फर्राटे भरा बोलने लगा, बल्कि वो अपने माहौल और मुआशरे में रहकर जबान सीखता। अब देखिए सबसे बड़ी बात उर्दू पेडागोजी में ये बहुत आएगा, माहौल और मुआशरा। माहौल को बोलते हैं परिवेश, यानी आप जबान जो सीखते हैं जिस माहौल में पैदा होंगे, वहां कोई अफ्रीका के जंगल में पैदा होगा तो वहां की बातू जबान वो सीख लेगा, लेकिन कोई हिंदुस्तान में पैदा होगा तो वो अफ्रीका की जबान नहीं सीख पाएगा। यानी वो जहां पे पैदा हुआ वहां के जो माहौल है वही जबान वो सीखता है। इसी तरह इब्तदाई इंसानों ने भी जबान सीखी होगी। जबान हमेशा हालात, वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है। यानी जैसे जगह हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, जबान साथियों बदलती जाती है। जबान की मुंदरजा झैल दो सूरतें हैं। जबान जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है जाहिरी सूरत, दूसरा होता है मानवी सूरत। एक होता है जाहिरी सूरत, दूसरा होता है मानवी सूरत। अब देखिए जाहिरी सूरत का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर यानी बनावट। साथियों हमने बोला ए, क्या बोला?
ए लिखो, और आप में से एक बहुत जानकार था, उन्होंने साथियों लिख दिया इस तरह। तो अब बताइए ये ए होगा? नहीं ना होगा। तो ये जो ए नहीं है, मतलब ये हुआ कि ए की जो बनावट है ये इस तरह है। यही जो बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, यही इसकी जाहिरी सूरत है। इसकी क्या है? जाहिरी सूरत है। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे? ये क्या माना दे रहा है, वो उसका हुआ मानवी सूरत। यानी हर जबान जो है उसकी दो सूरत होती है, एक उसका स्ट्रक्चर बनावट और एक उसका मीनिंग, एक उसका माना। जैसे साथियों हमने आपको क्या लिखा कि ध्यान दीजिएगा, हमने साथियों आपको लिखा क्या? हम लिख देते हैं आपको मेवा। क्या लिखते हैं? मेवा। मेवा का मतलब होता है फल। तो मेवा ये मीम या वाव अलिफ हा से लिखाएगा। ये एक स्ट्रक्चर हुआ, इसका बनावट हुआ, ये इसकी जाहिरी सूरत है। अब मेवा कहने से क्या आप पानी समझिएगा? मेवा कहने से तूफान समझिएगा? नहीं, एक इसका माना है, तो वो मानवी सूरत हुआ। बात समझ में आ गया? हर जबान की दो सूरत है, जाहिरी सूरत और मानवी सूरत। अब जाहिरी सूरत किसे कहते हैं? जाहिरी सूरत अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत तराकीब, लफ्ज व नसर वगैरह है, ये सब जाहिरी सूरत में आता है कि आप कौन से अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। जनाब आला मेरे गरीब खाना में कभी कभी आप आया कीजिए, आपकी बरकत से मेरे घर में रौनक आ जाती है। मैंने इस तरह बोला। और एक ने बोला, है कमीना, कभी कभी मेरे घर में आया करो वरना तुमको बांध कर मारूंगा। एक ये हुआ। दोनों में क्या है साथियों? दोनों में तराकीब जो है ना थोड़ा सा पलटा गया, लेकिन दोनों क्या है? जबान है। तो जबान अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत तराकीब, लफ्जो नस्र वगैरह है, ये सब जाहिरी सूरत है। मानवी सूरत, इसमें अल्फाज के मानी खूबियां बयान की जाती है, यानी उसके माना क्या है, उसके खूबियां क्या है, वो बयान की जाती है। ठीक है जी। उसके बाद चूंकि जबान जज्बात, ख्यालात और एहसासात के इजहार का जरिया होती है, यानी आप क्या सोच रहे हैं उसको साथियों जी अभिव्यक्त करने का एक जरिया होता है, इसलिए जबान की कैफियत कमोबेश इंसान और हैवान दोनों में पाई जाती है। यानी इंसान के अंदर भी जबान पाई जाती है और हैवान के अंदर भी। हैवान भी साथियों अपने जो है ना मोटिव को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने जज्बात को, ख्यालात को वो दूसरे से जाहिर करता। तब तो एक बच्चा जब साथियों उसको आप मारते हैं तो वो क्या चोट लगती है तो वो चिल्लाने लगता है, तो उसकी माँ दौड़े दौड़ी आती है। पता ये चला कि उसके चिल्लाने की वजह सुनकर माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे को कोई मार रहा है, तो वो भी तो अपना जो जज्बात है, ख्यालात है, जाहिर किया। ठीक है ना? तो साथियों इंसान और हैवान दोनों के अंदर जबान पाई जाती है, मगर इंसानों में यह शय बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है, यानी इंसान अलग तरीके से पाए जाते हैं। चूंकि जबान के दो मफहूम हैं, पहला आवाज, दूसरा इशारा। इंसान में जबान की ये दोनों किस्में पाई जाती हैं, इशारा और आवाज दोनों। जबकि जानवर सिर्फ आवाज का इस्तेमाल करते, यानी जानवर को भूख भी लगेगी तो वो चिल्लाएगा मैं, और मारिएगा फिर भी चिल्लाएगा मैं, लेकिन वो इशारा नहीं करेगा साथियों। लेकिन इंसान उसको अलग अलग तरीके से होगा। भूख लगेगी तो वो रोएगा, चिल्लाएगा कि भूख लगी, खाना मांगेगा, और जब उसको साथियों क्या है कोई मारेगा तो वो रोएगा। ठीक है ना? तो इंसान जो है ना वो साथियों इशारा और क्या बोलते हैं आवाज दोनों की जबान इस्तेमाल करता, और जानवर जो है सिर्फ वो आवाज का इस्तेमाल करते। अब चलिए, हमने ये जाना कि जबान जो है उसकी दो सूरत है, एक जाहिरी सूरत, एक मानवी सूरत। अब जबान साथियों तीन किस्में होती हैं जबान की। कितनी किस्में होती हैं? तीन किस्में। जितनी आपकी मर्जी उतनी बात कीजिए, हम आपको मना करने वाले होते कौन है? जब आप मेरी बात ही नहीं मानेंगे तो आपको कौन मना करेगा? बिल्कुल बहुत कीजिए, इतना कीजिए कि पढ़ने में मन ही ना लगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो लोगों को अपने माँ बाप के सपने को साकार करना, ध्यान से सुनिए, ये लेक्चर है। ये जबान की तीन किस्में। जबान की कितनी? वो सूरत थी, ये किस्में हैं। जबान की तीन किस्में हैं। एक नंबर में है इशारों की जबान, दूसरे नंबर में है आवाजों की जबान, तीसरे नंबर में है अलामतों की जबान। जी मैंने आपको बोला, क्या मतलब आपने समझा? आने के लिए। मैंने बोला, क्या मतलब आपने समझा? जाने के लिए। कैसे समझ रहे हैं आप? इशारा के लिए। अच्छा, मैंने बोला आइए, बैठिए,
ये मैंने आप कैसे समझ लिया? आवाज से, ये आवाजों की जबान है। और एक अलामत की जबान है कि साथियों मैंने आपको बताया कि ऐसे करके खींचा लिखा हुआ रहेगा और इसमें पी और इस तरह काटा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? नो पार्किंग। जी, ऐसे करके रहेगा, आगे जाके ऐसे सिंबल रहेगा, वो अलामत की जबान है। ठीक है ना? अब देखिए एक एक करके आप चीजों को देखें और समझें। जी देखिए, ध्यान से देखिए। तो जबान की तीन किस्में हैं, कौन कौन सी? पहला है इशारों की जबान। जब हम अपने जिस्म के आज़ा के हरकत के जरिया अपने एहसासात और जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं। यानी हम अपने जिस्म के आज़ा यानी जिस्म के अंग टुकड़ा यानी हाथ पैर आंख नाक दांत इससे जो करते हैं दूसरों को अपने एहसासात को पहुंचाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इशारा कहते हैं। यह मरहला जबान की नशो नुमा का पहला मरहला है। यानी जब जबान साथियों पली बड़ी आगे आई तो ये सबसे पहला मरहला जो है वो क्या है? इशारों की जबान है। ठीक है, तीनों सूरत में इसका इस्तेमाल जमाना कदीम से होता आ रहा है, बल्कि माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की जबान आवाजों की जबान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। आमतौर पर इशारों की जबान तीन तरह की होती है। देखिए ध्यान दीजिए, कहा यह जा रहा है कि इशारों की जबान का मतलब हुआ कि हम ये इशारा के जरिया अपने जिस्मानी आज़ा के हरकत के जरिया जो इजहार ख्यालात करते हैं उसको बोलते हैं इशारों की जबान। और जबान की तीनों सूरत में सबसे पहले इशारों की जबान थी। इसकी तीन सूरत है, एक होगा बसरी, बसरी का मतलब होता है देखना, और एक होता है सिमात यानी सुनना, एक होता है लम्स यानी छूना। बसरी साथियों ये क्या है? बसरी इशारों की जबान जिसे हम आंखों से देखते हैं, जैसे चेहरा, आंख, भौं की जुम्बिश, हाथ वगैरह। जैसे चेहरा से साथियों हम गुस्से हो गए, लाल पीला हो गए, आप चेहरा से देखकर समझ गए तो ये बसरी हुआ। जैसे साथियों आंख से मैंने आपको घुर्राया, आप समझ गए ये इशारों की जबान। ये भौं जुम्बिश हाथ वगैरह से मैंने इशारा दिया तो ये साथियों देखकर आप समझे, यानी वो चीज जिसको हम देखकर समझते हैं वो आपका बसरी इशारों की जबान होगा। सिमात का मतलब है यानी इशारों की जबान, यानी वो यानी जिसको हम सुनकर समझते हैं, जैसे सुनते हैं, जैसे हारन बजाना, दस्तक देना, चुटकी बजाना। आप चल रहे हैं रोड पर, पीछे से एक गाड़ी आई, खूब हॉर्न बजा रहा, आपने क्या समझा? समझ गया कि हमें रास्ता देना है, क्या देना है? रास्ता देना। ये कैसे समझा आपने? सुनकर समझा। ये भी इशारों की जबान है। जे कोई आया आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है तो क्या समझा आपने? गेट खोलने के लिए, तो ये भी साथियों इशारों की जबान, लेकिन इसको आपने कैसे? सुनकर। तो ये आपका सिमात साथियों होगा। ठीक है ना? और एक होता है लम्स यानी छूकर इशारा करना, जैसे चुटकी काटना, हाथ दबाना, कहनी मारना। आप बोल रहे हो, आपको मैंने कहनी मारा इस तरह, क्या चुप हो जाओ, तो ये साथियों छूकर हुआ ना। आपको मैंने हाथ उंगली दबा दिया कस के, ये तो ये क्या होगा? लम्स। तो हमने जाना कि जबान की तीन किस्में हैं। एक नंबर में इशारों की जबान, दूसरे नंबर में साथियों आपका क्या हो जाएगा? जे इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान। इशारों की जो जबान है, जबान की ये सबसे पहली सूरत है। इशारों की जबान की भी तीन किस्में हैं, कौन कौन सी? एक वो जिसको हम लोग देखकर समझते हैं, जैसे आंख की जुम्बिश, आंख गुर्राना, जे, और एक वो है जिसको हम लोग सुनकर यानी सिमात, और एक वो है जिसको हम लोग छूकर यानी लम्स। ये इशारों की जबान की सूरत है। अब हम लोग जानेंगे कि आवाजों की जबान किसको बोलते हैं। आवाजों की जबान, आवाजों की जबान, आवाजों की जबान, इसका मतलब यह है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है। जबान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबका पड़ता है वो कोई ना कोई जबान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाजों की नकल करके आवाजों को दोहराकर जबान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है, और इसी को बोलते हैं आवाजों की जबान। देखिए हम जहां पैदा हुए, हमारे इर्द गिर्द बच्चे जो बोलते हैं हम उसको सुनते हैं, सीखते हैं, दोहराते हैं, फिर हम वो जबान सीख लेते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं? हम सुनकर सीखते हैं, यानी वो जिसको हम सुनकर सीखते हैं वो हमारा क्या हो गया? आवाजों की जबान। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद देखते हैं अलामतों की जबान। किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत यानी माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वो लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाती है, उस माना के लिए अलामत बन जाती है और वो तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामात को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी जबान आवाजों की बगैर अधूरी है। बात इसमें बहुत पते की कही गई। साथियों बताया गया
अलामतों की जबान का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, बनावट। मतलब ये कहा गया इसके अंदर, देखिए गौर कीजिए कि किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाए। देखिए अगर हम ये बोलते हैं कि शीन और हमने साथियों ऐसे लिख दिया तो आप कहेंगे कि गलत हो जाएगा शीन, बल्कि शीन जब भी बोला जाएगा तो इस तरह लिखाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि शीन के लिए इसी टाइप की ये क्या है, अलामत है। जीम के लिए इस तरह का अलामत है, ए के लिए ये वाली अलामत है, बी के लिए इस तरह की अलामत है। तो वही बात कही जा रही है, जब किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत यानी माना में इस्तेमाल किया जाने लगेगा तो वो लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाएगा जी। और वो तहरीर की शक्ल ले लेता है, जब वो अलामत बनता है तो वो तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है जी, लेकिन जब तक इन अलामात को पुकारा ना जाए ये बेजान है। यानी जो तहरीरी शक्ल है अगर उसमें आवाज नहीं है तो वो बेजान है। उसके बाद आगे कहा गया इस तरह तहरीरी जबान आवाजों के बगैर अधूरी है। ये हमने जान लिया साथियों। अब हम लोग जानते हैं बोली जबान की इब्तदाई शक्ल होती है। जिस चीज को हमें पहले बताया था उसी चीज को यहां पे कहा जा रहा है कि बोली और जबान में मैंने आपको फर्क बताया था। बोली किसे बोलते हैं, तो जबान के बारे में हमने उतनी सारी चीजें पढ़ी है। बोली जबान की इब्तदाई शक्ल, यानी हर जबान की जो इब्तदाई शक्ल होती है वो बोली कहलाती है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है इसके तलफ़ुज़, लहजे और ज़ख़ीरा अल्फाज में तब्दीली आने लगती है। आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि मखसूस जोग्राफियाई हुदूद में बगैर उसूल व क़वाइद के अवामी ज़रियाए इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। क्या बात कहा जा रहा है कि हम आम भाषा में ये कह सकते हैं मखसूस जोग्राफियाई हुदूद, यानी जो भौगोलिक तौर पर एक खास इलाके के अंदर बगैर किसी कायदा कानून के, यही बगैर उसूल के कहा जा रहा है, बगैर किसी कायदा कानून के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसी को बोली कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, एक खास इलाके के अंदर बगैर किसी उसूल और कवानीन के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं साथियों, बोली कहा जाता है। इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटे बड़े सभी बिला झिझक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। किसके अंदर, बोली के अंदर। बोली का दायरा महदूद होता है, यानी बोली का दायरा एक इलाके तक ही सिमट कर रह जाता है। माहौल, इलाका और तमद्दुन की तब्दीली से बोली भी बदलती रहती है। आगे आप पढ़ेंगे कि हर 20 किलोमीटर के बाद आप जब जाएंगे तो बोली साथियों बदलती चली जाती है। साथियों तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने आपको कुछ मुश्किल अल्फाज बताए और अधिगम और अर्जन, जिसको कि आमोजिश और इक्तिसाब कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आमोजिश यानी जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और इक्तिसाब या तहसील जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर मैंने आपको बताया कि ज़बान किसको बोलते हैं। ज़बान जो है वो एक तरसील का ज़रिया है, यानी माध्यम है, यानी वसीला है। तरसील मीन्स कम्युनिकेशन होता है, यानी एक दूसरे को जोड़ने का एक माध्यम, एक जरिया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि ज़बान जो है ना वो कितने तरीके की होती है। ज़बान की दो सूरत होती है, एक ज़ाहिरी सूरत, एक मानवी सूरत। फिर मैंने आपको बताया कि ज़बान की 3 किस्में हैं, इशारों की ज़बान, अलामतों की ज़बान, और फिर साथियों एक ज़बान जो है वो कौन सी ज़बान है आपकी, वो आपकी हो जाती है साथियों जी आवाज़ों की ज़बान। इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। फिर मैंने आपको बताया कि जो इशारों की ज़बान है इनकी भी 3 सूरत है, एक वो है बसरी इशारों की ज़बान, समई इशारों की ज़बान, लमसी इशारों की ज़बान। बसरी यानी देखकर, हाथों की जुम्बिश से, आंखों की जुम्बिश से जिसको हम समझ लेते हैं वो आपका बसरी इशारों की ज़बान। सिमात यानी जिसको हम सुनकर, लमसी जिसको छूकर हम करते हैं। फिर साथियों मैंने आपको बताया आवाज़ों की ज़बान जिसको आप सुनकर करते हैं, और फिर अलामतों की ज़बान, जो ज़बान अभी आपको ये लिखी हुई है ना कि बोली, ज़बान की इब्तिदा, ये सब जो है ये अलामतों की ज़बान है। कैसी ज़बान है, अलामतों की ज़बान है। फिर मैंने आपको बोली और ज़बान दोनों में फ़र्क समझाया। तो साथियों बताइए ये क्लास आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया? बताएंगे एक बार। देखिए पेडागोजी जो है ना ये साथियों कोई भी क्लास आप करेंगे, अगर आप थ्योरी में करते हैं तो शिक्षण जो शास्त्र है, जो तदरीसे ज़बान है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा धैर्य देना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, तब आप इसको समझ पाएंगे, इसके पैटर्न को। इसलिए आप बिल्कुल भी उकताइएगा नहीं। सभी लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी लोग न्यू हैं, चूंकि चलिए ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, थैंक यू।